और देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तब एक खबर आ गई कि 14 नवंबर को दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज करेगी सीबीआई कोर्ट। यानी आज 11 नवंबर है, 3 दिन बाद तीसरे दिन इनका बयान दर्ज किया जाएगा। तो आपने अभी कहा विजय जी कि लोग टूटेंगे, क्या मनीष सिसोदिया भी टूटेंगे कभी? सर देखिए, दो बातें हैं। अगर नहीं टूटेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस पॉलिटिक्स में आना। उसके दो कारण हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं। पहली बात, अगर ये करप्शन के केस में फंसते हैं तो सर 6 साल की अगर कोर्ट इनको सजा दे देता, लेट्स एज्यूम कि जो सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रही है उसका कंक्लूजन ये है कि मनोज सिसोदिया गुनहगार है। लेट्स पुट अप अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हम कोर्ट नहीं है लेकिन हम जी। एक सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं। सिचुएशन है कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह साबित हो जाए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा सिचुएशन ये है कि गुनाहगार साबित हो जाए। अगर ये गुनाहगार साबित होते हैं तो 6 साल के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, पहली बात। अगर मान लीजिए इनको सजा हो जाती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी कोर्ट सजा देता है, तो अगर 3 साल की भी अगर सजा होती है इनको, तो 3+3 साल जिस दिन ये जेल से बाहर निकलेंगे उस दिन के बाद 6 साल मतलब 9 साल ये किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो 9 साल केजरीवाल साहब इनका इंतजार करेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या केजरीवाल साहब 9 साल संन्यास ले लेंगे कि अब मैं कहीं रैली नहीं करूंगा, मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, मैं तो सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए ये मेहनत कर रहा था, मेरे को उसको चीफ मिनिस्टर बनाना था, मैं तो संन्यास ले लूंगा? नहीं, केजरीवाल साहब बहुत एम्बिशियस आदमी है। मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, केजरीवाल साहब नेक्स्ट कैंपेन पे जाएंगे। अब मनीष सिसोदिया साहब को यह पूछना है कि अगर आपको सजा हो जाती है, क्या केजरीवाल साहब आपके साथ खड़े होंगे अदर देन ट्वीट करने के अलावा, या एक भाषण देने के अलावा, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा? केजरीवाल साहब क्या सेक्रीफाइस करेंगे? क्या ये ओन अप करेंगे कि नहीं, मनीष सिसोदिया की गलती नहीं है, मैंने मनीष सिसोदिया को कहा था वो बेगुनाह है, मैंने उसको फोर्स किया था क्राइम करने के लिए, तो आप उसको 1 साल की सजा दीजिए, 3 साल की मुझे दीजिए? क्या केजरीवाल साहब ऐसा बोलेंगे? तो इस समय जिसको कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ ट्रुथ, अब सच्चाई की घड़ी सामने आने वाली है कि जब तक मजे हो रहे थे सब मजे कर रहे थे, अब जब शिप इज सिंकिंग तो कौन कौन से चूहे निकल के कूद कूद के भागेंगे, अब ये देखना है। और कितने लोग शिप के साथ डूबना चाहेंगे ये भी अब समझ में आएगा। तो अभी ये तो सर राजनीति अभी शुरू होगी आम आदमी पार्टी में, क्योंकि जिन लोगों ने, आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं जो आज तक बोल रहे थे नहीं हमारी लीडरशिप को सताया जा रहा है, जब ये पता लगेगा कि 140 फोन तोड़े गए एविडेंस छुपाने के लिए, तो वो भी कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। और सर मैं आपको इतना बता दूं कि जो आज सीबीआई ने कोर्ट में कहा है, सीबीआई के पास 100 एविडेंस होंगे, उन्होंने तो सिर्फ आज एक झलकी दी है कि उनके पास क्या क्या है, सारे नहीं दिए हैं। तो ये अभी आने वाले समय में बहुत कुछ खुलेगा। जी, अपने दर्शकों को मैं ये जानकारी दे दूं कि जो 140 फोन तोड़े गए हैं या बदले गए हैं, उनकी कीमत भी ईडी ने शो कर दी है, बताई है। 1 करोड़ 22 लाख के आसपास की कीमत के ये फोन थे। यानी उनके पास बहुत पुख्ता जानकारी है कि किस किस कंपनी के थे, कौन से ब्रांड थे, कौन सा मॉडल था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईडी जो है वो कितनी सावधानी के साथ इस केस में आगे बढ़ रही है। विजय जी, अभी आपने अरविंद केजरीवाल की चर्चा की कि क्या अरविंद केजरीवाल में इतनी नैतिकता है कि वो ये कहें कि साहब मेरे कहने पे इन्होंने ये किया है, 3 साल की सजा मुझे दीजिए। ये तो बहुत आदर्शवादी किसी महापुरुष की चर्चा आप कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल सदन में खड़े होकर के ये कह रहे हों कि साहब जिस दिन मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ा उस दिन गुजरात में हमारे 4% वोट बढ़ गए,
और जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा उस दिन 6% और बढ़ जाएंगे। यानी जो मुख्यमंत्री अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की कामना कर रहा हो और ये सोच रहा हो कि अगर ये यहां बैठा हुआ आदमी गिरफ्तार हो जाए तो मेरा गुजरात में 6% मतों का और फायदा हो जाएगा, उससे आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? सर ये तो मनीष सिसोदिया साहब को सोचना है ना। देखिए जनता तो अपने व्यू रखेगी, आप और हम अपने व्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पे टारगेट पे कौन है, भुगत कौन रहा है, लाइबिलिटी लाइफ में किसकी हो गई, बर्बाद कौन हो रहा है, यहाँ पे पूरा प्रेशर मनीष सिसोदिया साहब और उनके परिवार पे है। ये उनको सोचना है कि आप कब तक केजरीवाल का साथ देंगे इन गुनाहों में। ठीक है आपके दोस्त हैं, सब कुछ हैं, लेकिन क्या केजरीवाल साहब आपके साथ खड़े होंगे? आज मैं मनीष सिसोदिया साहब के परिवार को आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा कि कल को अगर मान लीजिए सीबीआई अरेस्ट करके ले जाती है, जो तथ्य सीबीआई बोल रही है, और अभी तो देखिए व्यापारी वर्ग है, आप इस बात को समझिए, जो एम्प्लॉय कंपनी का है उसके परिवार वाले कहेंगे यार तेरे को क्या मिला, तेरे को तो कंपनी ने तनख्वाही दे दी, थोड़े से पर्क्स मिल गए होंगे, कंपनी ने गाड़ी दे दी होगी, थोड़ा 5 स्टार के खर्चे दे दिए होंगे, और तेरे को क्या मिला, कंपनी का कोई शेयर होल्डिंग तो तेरे पास है नहीं, तो तुम क्यों फंस रहे हो, तुम भी गवाह बन जाओ, कम से कम सजा तो कम होगी। हम लोग तुम्हें 5 साल जेल में देखे हैं, इससे अच्छा है तुम 2 साल जेल काट के घर आ जाओ यार, कुछ नई जिंदगी शुरू करेंगे। कई लोग टूटेंगे। इस समय केजरीवाल साहब के परिवार को यह सोचना है कि आपके परिवार को, केजरीवाल साहब को कब तक साथ देना है, अपना घर बर्बाद होने तक, क्योंकि राजनीतिक जिस दिन ये सजा हो गई आपका पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म हो गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया का कोई पॉलिटिकल जन आधार नहीं है। मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को जानता हूं, वहां रहता हूं और बहुत लोगों को जानता हूं। कहने का मतलब है कि अगर आज मनीष सिसोदिया कहेंगे मेरा जनाधार है, मुझे नहीं लगता ये फ्री की लॉलीपॉप है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां हैं जो इनको वोट देती हैं, जो लोअर क्लास की सोसाइटीज है वो इनको लोग देते हैं। अगर हम ये कहें कि मनीष सिसोदिया साहब आज यहाँ रैली करें और 1000 लोग उनको दौड़ने के लिए भाग के आ जाएंगे, सर मैंने तो रामलीला में और बाकी जो जिसे कहते हैं ना हिंदू संस्कृति में जो जागरण वगैरह होते हैं, मैंने इनको मनीष सिसोदिया साहब को अकेले बैठे दे दिखाया विद ऑर्गेनाइजर्स, कोई नहीं आया दौड़ के कि साहब ऑटोग्राफ दे दो। तो कहने का मेरा मतलब ये कि मास लीडर नहीं है। तो जब आप मास लीडर नहीं है और अगर आप 6 साल बाद जेल में या पॉलिटिकल सिस्टम से 6 साल आप बाहर रह गए तो कौन पूछने वाला है? केजरीवाल साहब आपकी जगह किसी और को खड़ा कर देंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो सीट वैकेंट रखेंगे, और जिसको भी खड़ा करेंगे वहां पे, क्या जब आप वापस आएंगे चुनाव लड़ने तो वो कह देगा कि साहब मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं, प्लीज आप आइए, आपकी कुर्सी में जैसे भरत ने रखी हुई थी कुर्सी, मतलब खड़ाऊ रखे हुए थे रामचंद्र जी के कि 14 वर्ष के बाद आप ही आके राज्य करिएगा, ये राम राज्य तो नहीं है ना, ये सब दशरथ की आइडियोलॉजी को मानने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात को हमें समझना होगा। इस समय सबसे बड़ी चुनौती मनीष सिसोदिया साहब के परिवार की है, और वो जो एडवाइस करेंगे मनीष सिसोदिया साहब उसको फॉलो करेंगे, अगर उनको अपने परिवार से लगाव है तो। अगर वो भी कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर काम कर रहे हैं, 140 फोन तोड़ दिए, वो भी 1-1 लाख रुपए से ऊपर के 140 फोन, तो सर 1 लाख रुपए उनके लिए क्या बड़ी चीज है, आम आदमी है वो तो। आम आदमी 1 लाख रुपए का रोज फोन तोड़ दे और 140 फोन तोड़ दे, तो इससे बड़ा आम आदमी कौन हो सकता है? तो कहने का मतलब है सर सच्चाई सबके सामने आएगी, उनके परिवार को सोचना है, उनके परिवार जो एडवाइस करेंगे मनीष सिसोदिया वही करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से घटना चक्र बदलेगा, क्योंकि जब 14 तारीख को विटनेस हो जाएगा उसके बाद सीबीआई को स्लो जाने की जरूरत नहीं है, देन सीबीआई इज टू गो फास्ट, क्योंकि अब आपके पास कन्फेशन स्टेटमेंट है। अब आप ये नहीं कह सकते मैं कोरोबोरेट कर रहा हूं, फिर तो आपको एक एक को उठा के अक्रॉस द टेबल बैठा के विटनेस को क्लियर करते जाना है और केस को सुदृढ़ करते जाना है। तो 15 तारीख के बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और पैरेलल, अकेला एक ऑफिसर तो होगा नहीं,
पूरी टीम लगी हुई है, 140 फोन के ऊपर इंक्वायरी हो चुकी होगी, बाकी काम हो चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 30 दिन में आपको बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता दिख सकता है, और हो सकता है 2023 कट्टर ईमानदार लोगों के लिए ठीक ना हो। बहुत अहम बात आपने कही है। अगला सवाल और अंतिम सवाल भी मैं यही करने वाला था। मनीष सिसोदिया अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक किस तरह पहुंच सकती है, और आम आदमी पार्टी को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतदाताओं पर, जिस मतदाता वर्ग की आप बात कर रहे थे अभी? देखिए सर, कुछ मतदाता हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका आइडियोलॉजिकल एजेंडा नहीं है, उनको एंटी बीजेपी वोट देना ही है। तो अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी वो कांग्रेस को दे देंगे, अगर कांग्रेस नहीं होगी तो आम आदमी को देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के मतदाताओं में कुछ ऐसा वर्ग है जिसको आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। उसकी आइडियोलॉजी बहुत सही है कि मेरे को बीजेपी को वोट नहीं देना है, चाहे मैं काले चोर को दे दूं। बहुत से लोग बोलते होंगे, आपने भी समाज में सुना होगा लोगों को, कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं चाहे चोर को दे दूं, डाकू को दे दूं, लेकिन इनको नहीं दूंगा। तो वो इन डाकू लुटेरों को वोट दे सकते हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, ऐसे लोग हैं समाज में। लेकिन अगर आप सोचें कि मूल्यों की राजनीति हो रही है, तो वो तो आने वाले समय में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा चीजें सामने आएंगी। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी के भविष्य के और केजरीवाल साहब का, तो सर देखिए, अभी तो बहुत सारे घोटाले बाकी हैं, ये तो एक है। और आप इस बात को समझिए कि अल्टीमेटली किसी की तो जवाबदेही तय होगी। जो मेरे 2 सवाल थे, मनीष सिसोदिया साहब को कोर्ट में सीबीआई ये जरूर पूछेगी, पॉलिसी बदलने का आदेश किसने दिया था, पहली बात। बिल्कुल। आपने या केजरीवाल साहब ने? अगर आपने डिसीजन लिया था तो क्या केजरीवाल साहब की सहमति थी या उनकी बगैर सहमति के हुआ था? पहला सवाल। और दूसरा, जब आप इसको कैबिनेट में लेके गए होंगे, चर्चाएं की होंगी, तो क्या केजरीवाल साहब उस मीटिंग में थे या नहीं थे? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसका मतलब वो भी इसमें सहमत थे। तो केजरीवाल साहब को बुला के पूछा जरूर जाएगा एज ए चीफ मिनिस्टर कि ये मनीष सिसोदिया का बयान है, आप इससे सहमत हैं या नहीं है। और मान लीजिए कि कोई मनीष सिसोदिया साहब ने ऐसा बयान दे दिया कि हाँ मैंने, या तो वो बिल्कुल केजरीवाल कहते साहब उनको कुछ पता ही नहीं था, वो तो बहुत भोले हैं, मैं उनसे मिला ही नहीं, मैंने सब काम अपनी मनमर्जी से किया, उनको मैंने कुछ बताया ही नहीं। तब तो एक बहुत सीरियस गवर्नेंस का सवाल खड़ा होता है कि पूरा क्राइम, इसका मतलब जितनी पॉलिसीज बन रही हैं उसमें केजरीवाल का कोई रोल नहीं है, तो वो क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो रूट पे थे या मतलब कि नेटवर्क में थे इस पूरे डिस्कशन में, तो कहां तक था? क्योंकि सुकेश का जो चिट्ठी आया है बिल्कुल वो तो डायरेक्ट केजरीवाल को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली ये तार जुड़ेंगे। सुकेश की बात जो है कि मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे राज हैं, तो देखिए वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो सर पर्दा उठना बाकी है, अभी तो इंट्रोडक्शन है इस पूरी स्क्रिप्ट का, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करने के और मौके मिले। अभी तो सुकेश चंद्रशेखर पर भी एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, अलग से करेंगे। अभी तो बहुत टाइम हो गया है, 50 मिनट का प्रोग्राम हो गया। विजय जी, जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए और इतने विस्तार से टिप्पणी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। शुक्रिया सर, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।